आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उसी पहेली पर आते हैं। वो अर्थव्यवस्था वाली। हाँ, वही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की नई रिपोर्ट आई है और इसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था पहले चौथे या पांचवें स्थान पर होने का दावा कर रही थी, वो खिसककर सीधे छठे स्थान पर आ गई है। अरे बाप रे, छठा स्थान। हाँ, इसका आकार अभी $4.15 ट्रिलियन आंका गया है। अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे पर जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि यूके ने $4.26 ट्रिलियन के साथ भारत को पीछे छोड़ दिया है और 5वां स्थान ले लिया है। ये तो मेरा मतलब है, ये काम कैसे करता है? हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सतह पर ये एक बड़ी गिरावट लगती है, लेकिन इसके पीछे का कारण थोड़ा तकनीकी है। पहला तो भारतीय रुपए का कमजोर होना। अच्छा, डॉलर के मुकाबले? बिल्कुल। जब हम इकोनॉमी को डॉलर में नापते हैं तो रुपए की कीमत गिरने से मूल्यांकन सिकुड़ जाता है। लेकिन दूसरा जो अहम कारण है वो है जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव। रुकिए एक मिनट, तो क्या अर्थव्यवस्था को नापने का पैमाना ही बदल दिया गया है? हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। नया बेस ईयर अब 2022-23 कर दिया गया है। तो जब रेफरेंस पॉइंट ही बदल जाए तो गणितीय रूप से नंबर अलग दिखने लगते हैं। ये देश की संपत्ति का गायब होना नहीं है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे मैच के बीच में स्कोरिंग का तरीका ही बदल दिया जाए, जिससे अचानक रैंकिंग ऊपर नीचे हो गई। बहुत सही उदाहरण है। और अर्थशास्त्र को गहराई से समझने वालों के लिए ये जानना भी रोचक होगा कि वॉशिंगटन डीसी में जो IMF का मुख्यालय है, वो जिस प्रणाली पर काम करता है उसमें SDR का बड़ा रोल है। 1969 में शुरू किया गया SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये कोई असल कागजी करेंसी नहीं है। तो अगर ये कोई मुद्रा नहीं है तो देशों के बीच लेन देन कैसे होता है इसका? ये बस एक विशेष अधिकार है, एक तरह का रिजर्व एसेट है जो सदस्य देशों को संकट के समय विदेशी मुद्रा लेने की सहूलियत देता है। अच्छा, तो ये सब मापने का तरीका तय कर रहा है कि कौन कितना ताकतवर है। खैर, अब इस आर्थिक डेटा से निकलकर थोड़ा राजनीतिक ढांचे की तरफ चलते हैं। हाँ, परिसीमन वाला मुद्दा। बिल्कुल। सरकार ने संसद में 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, परिसीमन विधेयक 2026। इसके तहत नए जनसंख्या डेटा के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर दी जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? इसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें यूटीज के लिए होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो यहाँ आर्टिकल 82 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी में परिसीमन की प्रक्रिया दी गई है और भारत में आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है। अच्छा, कब कब? 1952, 1963, 1973 और आखिरी बार 2002 में। तो सीटें और प्रतिनिधित्व बढ़ाना तो ठीक है, पर मैं सोच रही थी कि क्या इतनी बड़ी संसद में आम सहमति बनाना और रणनीतिक नीतियां तय करना, मतलब ये और भी ज्यादा जटिल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब 850 सांसद बैठेंगे तो क्षेत्रीय मांगे भी उतनी ही होंगी, पर जो बदलते डेमोग्राफिक्स हैं उनकी विविधता को जगह देने के लिए ये करना ही पड़ता है। सही बात है। और शासन की इस जटिलता के बाद अगर वित्तीय सुरक्षा की बात करें तो RBI ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उत्कर्ष 2029। हाँ, डिजिटल करेंसी के लिए। बिल्कुल, ई-रुपए को सुरक्षित करने के लिए। इसके 4 पिलर्स हैं: डिजिटल करेंसी रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कुछ सख्त नए बैंकिंग नियम। सुनने वालों को ये याद रखना चाहिए कि ये CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है और हाल ही में 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया था, जो इसे और प्रासंगिक बनाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ही। बिल्कुल पड़ेगी, माइक्रोचिप्स के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। हाँ, तो गुजरात के धौलेरा SEZ में टाटा को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। यहाँ माइक्रोचिप्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनेंगे। और इसी वजह से धौलेरा को अब भारत की सेमिकन सिटी कहा जा रहा है। मतलब हम पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। साणंद और धौलेरा में जो भारत ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो रहा है, वो भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और ये तकनीक सिर्फ चिप्स तक सीमित नहीं है,
मतलब ये देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा भी कर रही है। वो आईएनएस ध्रुव वाला पॉइंट? हाँ, इंडियन नेवी ने अरब सागर में आईएनएस ध्रुव को तैनात किया है। यह भारत का पहला विशेष न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी जहाज है। ये समुद्र की तलहटी का सटीक नक्शा यानी सी बेड मैपिंग भी बना सकता है। ये सच में बहुत एडवांस टेक्निक है। इसे डीआरडीओ और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल ने मिलकर बनाया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दुश्मन के मिसाइल हमले की अर्ली वार्निंग दे देगा। वाह, मतलब सीमाओं की सुरक्षा से आगे बढ़कर अब तकनीक मानवीय क्षमता तक पहुंच रही है। विज्ञान और बुनियादी ढांचे का जो तालमेल बन रहा है ना, वो अद्भुत है। आप स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम की बात करिए ना? बिल्कुल। गुजरात सरकार ने एथलीट्स का डीएनए टेस्ट शुरू किया है। मतलब जीन की लैब में मैपिंग होगी ताकि शरीर की बनावट और स्टैमिना के अनुसार सही खेल चुना जा सके। और इसका लक्ष्य है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गाड़ी का इंजन देखकर ये तय करना कि उसे ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करना है या फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए। बहुत ही सटीक तुलना है। और गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। वैसे ऐसा ही एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र ने भी शुरू किया था। अच्छा। हाँ, वो फुटबॉल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए था। तो राज्यों में इस तरह की वैज्ञानिक पहल बढ़ रही है। तो जैसे इंसानों के लिए सही रास्ता चुना जा रहा है, वैसे ही जानवरों के लिए भी तो सुरक्षित रास्ते बन रहे हैं। हाँ, वो वन्य जीव कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट। बिल्कुल। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे लंबे मतलब 12 किलोमीटर के एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ये हवा में तैरता हुआ कॉरिडोर है। और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। हाँ, और ये उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया है ताकि गाड़ियां ऊपर से निकल जाएं और जानवरों को कोई खतरा न हो। ये बुनियादी ढांचे और पर्यावरण का बहुत शानदार संतुलन है। सही कहा। अब बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों पर नजर डालते हैं जो असल में इतिहास रच रहे हैं। मानव उपलब्धियों की बात करें तो शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर है। क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने सच में कमाल किया है। बिल्कुल। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। उम्र क्या थी उनकी इस रिकॉर्ड के समय? महज 26 साल और 216 दिन। और ये कारनामा उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए सिर्फ 118 पारियों में किया। पर यहाँ एक बारीक अंतर समझना जरूरी है। वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, लेकिन अगर सबसे तेज यानी सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने की बात हो, वो तो शायद केएल राहुल है। बिल्कुल सही। उन्होंने 105 पारियों में ये किया था। और शुभमन गिल को उनके प्रदर्शन के लिए विजडन बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी भी मिली है। क्या बात है। और सिर्फ खेल ही नहीं, वैश्विक जागरूकता और उपलब्धियों में भी भारतीय छाए हुए हैं। टाइम मैगजीन वाली लिस्ट। हाँ, अमेरिका से पब्लिश होने वाली टाइम 100 सूची जो 2026 की है, उसमें 3 प्रमुख भारतीय हैं। टेक लीडर और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, सिनेमा से रणबीर कपूर और कल्चर व फूड से मास्टर शेफ विकास खन्ना। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि इस सूची में सबसे ज्यादा बार मतलब 13 बार शामिल होने वाले व्यक्ति चीन के नेता शी जिनपिंग हैं। 13 बार, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। खैर, वैश्विक उपलब्धियों से अब थोड़ा वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता की ओर चलते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये एक आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। बिल्कुल, जिसमें खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं बनता और अगर चोट लग जाए तो खून बहता रहता है। 2026 की इसकी थीम बहुत प्रासंगिक है। निदान उपचार का पहला कदम यानी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। और स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और दिन है 16 अप्रैल, जिसे विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी सारी जानकारी को समेटने का समय आ गया है। बिल्कुल, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलिए, क्विक एनसीईआरटी रिवीजन के 10 पॉइंट्स को तेजी से कवर करते हैं। पहला है मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। हाँ, वो तो पुरुषों में संजू सैमसन और महिलाओं में एमिलिया केयर हैं। सही। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत कितने कोष से हुई? ये 100 करोड़ के प्रारंभिक कोष से शुरू किया गया। और लद्दाख का प्रोजेक्ट हिमसरोवर? वो वहां की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। और इन्फोसिस के नए एम्बेसडर? टेनिस खिलाड़ी कार्लोस एल्कराज पुरुषों में और ईगा स्वेटेक महिलाओं में। अच्छा, एगिलेटर स्पोर्ट्स 18 की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती, उनका कार्यकाल कब तक बढ़ा है? उनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है।
वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को होता है। और विक्टर एक्सेल्सन, वो डेनमार्क के बैडमिंटन लेजेंड हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में भारत की स्थिति, भारत अब 6ठे नंबर पर आ गया है। और 10वां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की वो घोषणा। हाँ, कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए भी 12 सप्ताह के अवकाश की घोषणा की है। बेहतरीन। अब 5 महत्वपूर्ण टेस्ट सवाल यानी MCQs भी देख लें। हाँ, तो पहला IMF रैंक में भारत 6ठे स्थान पर है। दूसरा स्पोर्ट्स जीनोमिक्स गुजरात की पहल है। तीसरा INS ध्रुव क्या है, तो वो एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। और चौथा परिसीमन के बाद सीटें 850 हो जाएंगी। और 5वें MCQ का जवाब मैं देना चाहूंगी। सवाल था FID वुमेन्स कैंडिडेट्स जीतने वाली आर वैशाली किस खेल से संबंधित है, तो इसका जवाब है शतरंज यानी चेस। बिल्कुल सही। तो अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि कैसे इकोनॉमी के बदलते नियम, रुपया, DNA तकनीक और समंदर में रडार वाले रक्षा उपकरण, ये सब मिलकर 2026 के भारत की एक एकदम नई और आधुनिक तस्वीर बना रहे हैं।